हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक कैपेसिटर के बारे में। तो क्या होता है कैपेसिटर? देखिए, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। जैसे अगर हमें फ़ैन को स्टार्ट करना है तो उसको चलाए रखने के लिए तो कंटिन्यूसली जो करंट सप्लाई है वो काम में आएगी, लेकिन सडनली उसको एक बार से जीरो मोशन से मोशन में लेके आने के लिए एक इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कौन प्रोवाइड करवाता है? कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब भी सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। इस तरह का एक डिवाइस लगा हुआ होता है फ़ैन के अंदर, जिसको कंडेंसर भी बोला जाता है। इसके अंदर वायरिंग होती है इस तरीके से, आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से कैमरा फ्लैश में यूज़ किया जाता है फ़ैन के अंदर एज अ कंडेंसर, और कैमरा फ्लैश के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, बिना किसी देरी के, जहाँ से आपके नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर बात कर लेते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर भी जो है होते थे, पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनका साइज़ बड़ा होने और कैपेसिटी कम होने की वजह से जनरली हम किसका यूज़ करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखिए, सबसे पहले कैपेसिटर के अंदर हम कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कैपेसिटेंस को जो है डिफ़ाइन करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल्स टू R इंटू आई। ये ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ से R जो है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आ जाएगी V ओवर I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। हालांकि रेजिस्टेंस किसी भी एक इलेक्ट्रिकल वायर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है या फिक्स होती है। यानी कि अगर हम उसके अंदर वोल्टेज सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो करंट भी उसी मैनर में इंक्रीज होगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो देखिए, C जो होगा Q प्रोपोर्शनल V होता है, यहाँ पे I प्रोपोर्शनल V होता है, यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल V होता है, और Q इक्वल्स टू C इंटू V। यहाँ पे C जो है ये Q और V का जो है रेशियो होता है। ठीक है, Q है हमारे पास चार्ज एंड V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हो Q इक्वल्स टू CV। एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी कैलकुलेशंस में यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। देखिए, यहाँ से UND निकाल सकते हो आप रेजिस्टेंस की, क्योंकि करंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एम्पियर। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो UND की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन की, तो R की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो ओम होती है, या इसको वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ R, तो R की डायमेंशन क्या हो जाएगी? V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, V हो जाएगा। W वर्क डन होता है mL2T-2, एंड चार्ज की होती है A इंटू टी, Q इक्वल्स टू I इंटू टी से। तो यहाँ से V की जो है डायमेंशन आ जाएगी, और V की डायमेंशन में हम डिवाइड कर देंगे
I होता है A, तो जो है R की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी ml2 t-3 और a-1, ये तो हो गया V का, और I का हो जाएगा A, तो ये A ऊपर जा कर के a-2 बना देगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। सेम एज C के लिए U एंड D देखें हम, तो इसका यूनिट तो हो जाएगा SI यूनिट, अगर हम बात करें तो वो होता है फेरेड, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। डायमेंशन की बात करें तो C हो जाएगा Q, चार्ज होता है 80 अपॉन V, V का डायमेंशन अभी निकाला है W/Q, दैट इज ml2 t-3 एंड a-1, तो a-1 ऊपर जाएगा तो a+1 हो जाएगा, m-1 l-2 t4 एंड a2, ये आ जाएगा आपका C का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन हम देख लिया, Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला देख लिया। अब बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर देखिए, इस तरीके से हम इसको सिंबॉलिकली बता सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपको बिल्कुल लाइन दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये इस तरीके से दो प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोई ना कोई एरिया होगा और इनके बीच का कोई ना कोई सेपरेशन होगा, सेपरेशन। तो सेपरेशन को D से लिखा जाता है, एरिया को A से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो C प्रोपोर्शनल होता है A के और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी कि दोनों को कंबाइन करें तो C प्रोपोर्शनल A/D, और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर रिमूव करें तो C इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ε0 A/D। यहाँ पे ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था, आपको मिल जाएगा इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, आपको पिन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। ε0 इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर भी हमने डिफाइन किया था। वहाँ पे फोर्स के अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे तो उसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। तो यहाँ पे ये जो ε0 था ये भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही था। तो यहाँ से C जो है इसको फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं, C इक्वल्स टू ε0 A/D। ε0 की डायमेंशन अगर हम देखें तो यहाँ से भी जो है डायमेंशन निकाली जा सकती है। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ε0 की डायमेंशन यहाँ निकालेंगे, उसको L² यानी L1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ε0 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन कैपेसिटेंस की जो है डायमेंशन मिल जाएगी, और उस डायमेंशन को क्रॉस चेक कर लेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, अरे देखो ε0 यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πf इंटू r²। Q क्या हो जाएगा, AT यानी A²T²। फोर्स होता है ml T-2, r² होता है L2। तो ε0 की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m-1 l-3 T4 A2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ε0 A/D। A की होती है L² और इसकी होती है L1, तो ये हो जाएगा m-1 l-3 T4 A2 इंटू L² अपॉन L, यानी कि एक L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m-1 l-2 T4 A2। सेम डायमेंशन है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
in a parallel plate capacitor of plate area 2 centimeter square and separation 3 mm between the plates. If there is no medium, यानी कि कोई मीडियम नहीं है between the plates, प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, then find its कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। एक बार पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, प्लेट एरिया आपको इस तरीके से, ये हो गया डी की वैल्यू दे रखी है 3 mm, यानी 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और प्लेट एरिया जो है वो दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको आना चाहिए, इसके अंदर किसी तरीके का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो C निकालना है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁴, एंड द डिस्टेंस इज 3 इंटू 10⁻⁻3। ये -3 -4 से कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, और 3/2/3 है, तो 3 से अगर इसको हम डिवाइड करें, बार बार कॉल आ रहा है, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, 2 3 9 = 27, 3 5 = 15, 2.95, और 2 से मल्टीप्लाई 2 = 10, 19 1 5.90 इंटू 10⁻⁻13, या फिर इसको लिख सकते हो 0.59, और 10⁻⁻12 बचेगा। 10⁻⁻12 को क्या लिख सकते हो, पिको फैरेड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इस तरीके से आप इजीली कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो C इक्वल्स टू हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट A/D। इफ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड between the plates, between the प्लेट्स के बीच में अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे एक मीडियम हमने डाल दिया है और इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मान लेते हैं एप्सिलॉन है, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन A/D। पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब आ गया हमारे पास एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यहाँ पे एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये आप जानते हो रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बीच में ये रिलेशन होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, इधर होता है बिना सफिक्स का, ये दोनों टर्म्स सफिक्स वाली है, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। याद रखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हो। तो C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। आप देखो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है हमारा C नॉट मान लेते हैं इसको, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C नॉट हो जाएगा, या फिर एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है उसको लिखा जा सकता है C/C
सी नोट। ठीक है, कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस का जो रेशियो है वो बताता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी को, और इसको एक नाम और भी जाना जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कई बार इसको के से भी लिखा जाता है, कई बार इसको के से भी लिखा जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें याद रहेंगी। एक क्वेश्चन और चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 mm, देन कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। अभी पीछे जो सवाल किया था सेम वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन सेज हाउ मच चेंज विल बी देयर इन कैपेसिटेंस, यानी फ्रैक्शनल चेंज आपको पूछा गया है इफ़ अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए अभी हमने देखा था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, या फिर आप कह सकते हो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C नॉट। इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C नॉट है। इनिशियली कैपेसिटेंस कितना है, C नॉट, और फाइनली कितना हो जाता है C, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन R आपको दिया गया है 5 C नॉट। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, जो दिया गया है अगर वो समझ में आ गया तो कैलकुलेट करना है वो भी इजीली समझ पाओगे। देखो हमें निकालना है चेंज इन कैपेसिटेंस यानी डेल्टा C, दैट इज C माइनस C नॉट। C की वैल्यू 5 C नॉट माइनस C नॉट दैट इज 4 C नॉट। अगर हमें फ्रैक्शनल चेंज पूछा है तो डेल्टा C ओवर C नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 C नॉट अपॉन C नॉट दैट इज़ 4। और अगर यहाँ पे परसेंट फ्रैक्शनल चेंज पूछता डेल्टा C अपॉन C नॉट इंटू 100%, दिस वैल्यू विल बी 4 इंटू 100 दैट इज़ 400%। आई होप यू गॉट द आइडिया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।